1960 का दशक था। दुनिया ऊपर से शांत दिखती थी लेकिन अंदर से डरी हुई थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच लड़ाई बंदूकों से नहीं, दिमाग और तकनीकी से लड़ी जा रही थी। इसे कहा जाता था कोल्ड वॉर। इस लड़ाई में जो आगे निकलता वही दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता। 1957 में सोवियत यूनियन ने एक छोटा सा उपग्रह अंतरिक्ष में भेज दिया, स्पुतनिक। वह छोटा था लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। अमेरिका को पहली बार लगा कि वह पीछे रह गया है। अगर सोवियत अंतरिक्ष में आगे निकल जाता तो मिसाइलें भी वहीं से आ सकती थीं। डर सिर्फ हार का नहीं, देश की सुरक्षा का भी था। अमेरिका के स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाने लगा कि न्यूक्लियर हमला कभी भी हो सकता है। शहरों में बंकर बनने लगे। अखबारों में रोज लिखा जाता कि सोवियत आगे बढ़ रहा है। जनता डरी हुई थी और सरकार पर दबाव था कि वह कुछ बड़ा करे। इसी माहौल में 1961 में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक भाषण दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस दशक के खत्म होने से पहले इंसान को चांद पर भेजेगा और सुरक्षित वापस लाएगा। यह सुनने में साहसिक लगता था, लेकिन सच्चाई यह थी कि उस समय अमेरिका को खुद नहीं पता था कि यह कैसे होगा। नासा नाम की संस्था तब भी थी, लेकिन वह आज जैसी शक्तिशाली नहीं थी। रॉकेट बार बार फेल हो रहे थे। उस समय कंप्यूटर पूरे कमरे जितने बड़े थे और उनकी ताकत आज के एक मोबाइल फोन से भी कम थी। फिर भी अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने यह वादा कर दिया था। समस्या यह थी कि वादा करना आसान था, पूरा करना नहीं। नासा के इंजीनियर्स दिन रात काम कर रहे थे। हजारों लोग बस एक ही सवाल पर लगे थे, इंसान को सुरक्षित चांद तक कैसे पहुंचाया जाए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ना कोई चांद पर गया था, ना वहां से लौटकर आया था। हर टेस्ट में कुछ ना कुछ गलत होता। कभी इंजन फेल, कभी कंट्रोल सिस्टम गड़बड़। लेकिन सबसे बड़ा झटका 1967 में लगा। अपोलो 1 नाम का मिशन जमीन पर टेस्ट के दौरान आग लगने से खत्म हो गया। 3 अंतरिक्ष यात्री गस ग्रिसम, एड वाइट और रोजर चैफी कैप्सूल के अंदर जिंदा चल गए। वे उड़ान पर भी नहीं थे, फिर भी मारे गए। यह हादसा नासा के लिए सिर्फ तकनीकी नहीं, मानसिक भी था। इंजीनियर्स को पहली बार साफ दिखा कि एक छोटी सी गलती जान ले सकती है। आग इतनी तेज थी कि दरवाजा खोलने का समय तक नहीं मिला। सरकार ने जनता को पूरी सच्चाई नहीं बताई। अखबारों में हादसे की बात आई, लेकिन अंदर की डरावनी बातें छुपा ली गईं। नासा के अंदर कई लोग सोचने लगे कि शायद चांद का सपना यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन कोल्ड वॉर में रुकने का मतलब था हार। नासा ने पूरा सिस्टम बदल दिया। कैप्सूल का डिजाइन बदला गया। हर तार, हर बटन दोबारा जांचा गया। समय कम था और दबाव बहुत ज्यादा। इसी बीच 3 लोगों को चुना गया, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस। नील आर्मस्ट्रांग शांत आदमी थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। टेस्ट पायलट रह चुके थे और खतरनाक हालात में भी दिमाग ठंडा रखते थे। नासा को ऐसा ही इंसान चाहिए था जो आखिरी पल में घबराए नहीं। बज एल्ड्रिन बेहद पढ़े लिखे थे। उन्हें स्पेस और गणित की गहरी समझ थी, लेकिन उनके अंदर एक बेचैनी भी थी जो बाहर कम दिखती थी। माइकल कॉलिंस का काम सबसे अजीब था। उन्हें चांद पर उतरना नहीं था, उन्हें चांद की परिक्रमा में अकेले घूमते रहना था। अगर उनके साथी वापस नहीं आ पाते तो उन्हें अकेले ही पृथ्वी पर लौटना पड़ता। इस बारे में सार्वजनिक तौर पर कोई बात नहीं होती थी। नासा जानता था कि अपोलो 11 एक बेहद बड़ा और अनिश्चित जोखिम है। तकनीकी को अच्छी तरह से परखा नहीं गया था। बहुत सी चीजें पहली बार इस्तेमाल होनी थी, लेकिन दुनिया को ये नहीं दिखाया गया। टीवी पर सब कुछ आत्मविश्वास से भरा लगता था। लोगों को बताया गया कि सब तैयार है। सच्चाई यह थी कि बहुत कुछ दांव पर लगा था। 3 जिंदगियां, अमेरिका की इज्जत और पूरी दुनिया की नजर। जुलाई 1969 में अपोलो 11 लॉन्च के लिए तैयार था। लाखों लोग टीवी पर देखने वाले थे। स्कूल, दफ्तर, सड़कें, सब जगह लोग बात कर रहे थे कि इंसान चांद पर जा रहा है। लेकिन उस समय नासा के कंट्रोल रूम में बैठे लोग जानते थे कि यह सिर्फ शुरुआत है। असली खतरा अभी आने वाला है और सबसे खतरनाक पल तब आएगा जब कोई गलती सुधारने का समय भी नहीं होगा। अपोलो 11 जब पृथ्वी से उड़ा तो बाहर से यह एक सामान्य लॉन्च जैसा दिखा। टीवी पर रॉकेट ऊपर जा रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन अंदर बैठे लोग जानते थे कि असली परीक्षा अभी शुरू भी नहीं हुई है। रॉकेट के अंदर तीनों अंतरिक्ष यात्री बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। शोर इतना था कि बोलना मुश्किल था। कुछ ही मिनटों में रॉकेट पृथ्वी की पकड़ से बाहर निकल गया। अब पीछे लौटने का कोई आसान रास्ता नहीं था। 3 दिन की यात्रा के बाद अपोलो 11 चांद के पास पहुंचा। यहीं पर मिशन 2 हिस्सों में बढ़ गया। एक हिस्सा था कमांड मॉड्यूल, जिसमें माइकल कॉलिंस रहने वाले थे। दूसरा था ल्यूनर मॉड्यूल, जिसका नाम था ईगल, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन बैठने वाले थे। जब ईगल अलग हुआ तब पहली बार मिशन सच में खतरनाक हो गया।
कमांड मॉड्यूल सुरक्षित कक्षा में था, लेकिन ईगल नीचे उतरने जा रहा था। यह ऐसा वाहन था जिससे पहले कभी असली हालात में परखा नहीं गया था। जैसे ही ईगल ने चांद की तरफ उतरना शुरू किया, कंप्यूटर ने अचानक अलार्म बजाना शुरू कर दिया। स्क्रीन पर नंबर आए 1201 और 1202। कंट्रोल रूम में बैठे लोग कुछ सेकंड के लिए सन्न रह गए। किसी को तुरंत समझ नहीं आया कि ये अलार्म कितने गंभीर हैं। अगर कंप्यूटर पूरी तरह बंद हो जाता तो सुरक्षित लैंडिंग संभव नहीं रहती। कुछ ही सेकंड में एक इंजीनियर ने बताया कि कंप्यूटर ओवरलोड हो रहा है, लेकिन अभी भी काम कर सकता है। यह फैसला सिर्फ कुछ सेकंड में लेना पड़ा। अगर गलत होता तो मिशन वहीं खत्म हो जाता। ईगल नीचे उतरता रहा। जैसे जैसे सतह पास आती गई, नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने देखा कि ऑटो पायलट जिस जगह ले जा रहा है वहां बड़े बड़े पत्थर बिखरे हुए हैं। अगर वहां उतरते तो लूनर मॉड्यूल पलट सकता था। नील ने बिना किसी घबराहट के कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। यह तय नहीं था कि ऐसा करना सही है या नहीं, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अब सबसे बड़ा खतरा था ईंधन। ईगल का ईंधन तेजी से खत्म हो रहा था। कंट्रोल रूम में बैठे लोग घड़ी देख रहे थे। अनुमान लगाया गया कि सिर्फ कुछ ही सेकंड का ईंधन बचा है। अगर ईंधन खत्म हो जाता तो ईगल सीधा चांद की सतह पर गिर जाता। इसी बीच नील आर्मस्ट्रॉन्ग एक सपाट जगह ढूंढते रहे। हर सेकंड कीमती था। बज़ एल्ड्रिन लगातार ऊंचाई और गति बता रहे थे। आखिरकार एक जगह दिखी जहां पत्थर कम थे। नील ने ईगल को नीचे उतारा। चारों तरफ धूल उड़ गई और कुछ भी दिखना बंद हो गया। फिर एक आवाज आई, कॉन्टैक्ट लाइट। मतलब लैंडिंग गियर ने सतह को छू लिया था। नील ने इंजन बंद किया। उस पल ईगल के पास कुछ ही सेकंड का ईंधन बचा था। इसके बाद नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने यह लाइन बोली जो इतिहास बन गई, द ईगल हैज लैंडेड। लेकिन असली खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। चांद पर उतरना आधी लड़ाई थी, वापसी उससे भी ज्यादा खतरनाक थी। अगर लूनर मॉड्यूल का ऊपर जाने वाला इंजन काम नहीं करता तो दोनों अंतरिक्ष यात्री वहीं फंस जाते। इसी वजह से व्हाइट हाउस में एक अलग तैयारी चल रही थी। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के लिए एक भाषण लिखा गया था जो सिर्फ एक हालत में पढ़ा जाना था, अगर नील और बज़ चांद से वापस न आ पाते। उस भाषण में लिखा था कि ये लोग शांति के उद्देश्य से चांद पर गए और अगर वे वापस ना आ सके तो वहीं रह जाएंगे। यह भाषण जनता को कभी नहीं दिखाया गया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी। चांद की सतह पर नील और बज़ ने बहुत ज्यादा समय नहीं बिताया। उन्होंने पत्थर इकट्ठा किए, तस्वीरें ली और कुछ उपकरण लगाए। हर काम एक तय समय के हिसाब से था। बाहर सब शांत लग रहा था, लेकिन अंदर घबराहट थी। हर मिनट यह डर था कि कहीं कोई सिस्टम फेल ना हो जाए। जब वापस जाने का समय आया तो लूनर मॉड्यूल का इंजन चालू किया गया। इस इंजन का कोई बैकअप नहीं था और अगर पहली बार चालू ना होता तो दोबारा कोशिश का कोई मौका नहीं था। इंजन चला। ईगल चांद की सतह से ऊपर उठ गया। कुछ समय बाद वह कमांड मॉड्यूल से जुड़ गया जहां माइकल कॉलिंस इंतजार कर रहे थे। तीनों फिर एक साथ थे, लेकिन अभी भी सफर खत्म नहीं हुआ था। पृथ्वी पर लौटते समय एक और बड़ा खतरा था। अगर कैप्सूल थोड़ा सा भी गलत तरीके से घुसता तो वह जल सकता था या वापस अंतरिक्ष में उछल जाता। अंदर का तापमान बढ़ा, बाहर आग का गोला बन गया। वायुमंडल में प्रवेश के दौरान कुछ मिनटों तक रेडियो संपर्क स्वाभाविक रूप से टूट गया। फिर रेडियो पर आवाज आई, अपोलो 11 सुरक्षित था। लेकिन बाहर की दुनिया को अभी यह नहीं पता था कि इस मिशन में मौत कितनी करीब आई थी। जब अपोलो 11 पृथ्वी के वायुमंडल में सुरक्षित दाखिल हुआ और समुद्र में उतरा, तब दुनिया ने राहत की सांस ली। टीवी पर तस्वीरें आईं, लोग सड़कों पर खुशियां मना रहे थे। अखबारों में लिखा गया कि इंसान ने चांद जीत लिया। लेकिन मिशन उस समय भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। कैप्सूल को समुद्र से निकाला गया और तीनों अंतरिक्ष यात्रियों को तुरंत बाहर नहीं आने दिया गया। उन्हें सीधे एक बंद मोबाइल यूनिट में ले जाया गया। यह किसी जेल जैसा दिखता था, लेकिन कारण अलग था। नासा को डर था कि चांद से कोई अज्ञात जीवाणु पृथ्वी पर आ सकता है। उस समय किसी को नहीं पता था कि चांद पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं। इसीलिए नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज़ एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस को क्वारंटीन में रखा गया। वे कुल 21 दिन तक बाहर की दुनिया से अलग रहे। टीवी पर उन्हें हीरो की तरह दिखाया जा रहा था, लेकिन असल में वे एक छोटे से कमरे में बंद थे। कांच के पीछे से लोग उनसे बात करते थे। हाथ मिलाने तक की इजाजत नहीं थी। इस दौरान उनके शरीर की लगातार जांच होती रही। कोई बीमारी नहीं मिली। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि चांद से कोई खतरा नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद तीनों को आजादी मिली। इसके बाद दुनिया भर में उनका स्वागत हुआ। अमेरिका में परेड निकाली गई। राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मान दिया। दूसरे देशों में भी उन्हें बुलाया गया। लेकिन हर चीज उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर दिख रही थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ज्यादा बोलने वाले इंसान नहीं थे।
मिशन के बाद भी वे मीडिया से दूर रहने लगे। वे जानते थे कि उन्होंने इतिहास रचा है, लेकिन वे खुद को हीरो नहीं मानते थे। बज एल्ड्रिन के लिए हालात ज्यादा मुश्किल थे। मिशन के बाद वे मानसिक दबाव में आ गए। जिस काम के लिए वे चुने गए थे वह पूरा हो चुका था। इसके बाद उन्हें खालीपन महसूस होने लगा। मिशन के कुछ साल बाद बज एल्ड्रिन ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि वे डिप्रेशन और शराब की समस्या से गुजरे। यह बात उस समय मीडिया को नहीं बताई गई। माइकल कॉलिंस को अक्सर लोग भूल जाते हैं। वे चांद पर नहीं उतरे थे, लेकिन उनका काम बेहद अहम था। अगर कमांड मॉड्यूल में कुछ भी खराब हो जाता तो बाकी दोनों लौट ही नहीं पाते। नासा के अंदर अपोलो 11 को बड़ी सफलता माना गया, लेकिन इंजीनियर जानते थे कि मिशन कितनी बार मौत के करीब गया था। कई खतरे जनता से छुपाए गए, जैसे चांद पर उतरते समय ईंधन लगभग खत्म हो चुका था। यह बात बाद में सामने आई। कंप्यूटर अलार्म की गंभीरता भी पहले नहीं बताई गई। अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने ऑटो पायलट पर भरोसा किया होता तो लैंडिंग गलत जगह हो सकती थी। अगर असेंट इंजन चालू ना होता तो नील और बज चांद पर फंस जाते। अगर पृथ्वी में प्रवेश का एंगल थोड़ा सा भी गलत होता तो कैप्सूल जल सकता था। ये सब बातें बाद में दस्तावेजों से पता चली। अपोलो 11 के बाद अमेरिका ने और भी मिशन चांद पर भेजे। अपोलो 12, 14, 15, 16 और 17। हर मिशन में सुधार होता गया क्योंकि अपोलो 11 ने रास्ता खोल दिया था। लेकिन 1972 के बाद इंसान फिर कभी चांद पर नहीं गया। कारण तकनीकी नहीं थे, कारण राजनीतिक और आर्थिक थे। कोल्ड वॉर का दबाव कम हो गया था, जनता की रुचि भी घट गई थी। अपोलो 11 का असर सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहा। इस मिशन के लिए जो तकनीक बनी वही बाद में आम जिंदगी में इस्तेमाल हुई। कंप्यूटर छोटे हुए, संचार बेहतर हुआ, सटीक इंजीनियरिंग पर भरोसा बढ़ा। लेकिन अपोलो 11 की सबसे बड़ी सच्चाई यह थी कि यह मिशन पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। यह एक सोच समझकर लिया गया जोखिम था। नासा ने कई तकनीकी खतरों को उस समय सार्वजनिक रूप से विस्तार से नहीं बताया ताकि मिशन को लेकर जनता में डर ना फैले। अगर उस समय लोगों को हर खतरे के बारे में पता होता तो शायद मिशन को समर्थन नहीं मिलता। यह मिशन विज्ञान से ज्यादा साहस का था। तकनीकी पूरी तरह तैयार नहीं थी, लेकिन समय और दबाव ने फैसला जल्दी करवाया। आज जब हम पीछे देखते हैं तो अपोलो 11 एक साफ तस्वीर जैसा लगता है, लेकिन उस समय यह धुंध से भरा रास्ता था जहां हर कदम पर गिरने का खतरा था। 3 इंसान एक ऐसी जगह गए जहां पहले कोई नहीं गया था। बिना गारंटी के, बिना बैकअप के वे लौट आए, इसलिए यह कहानी सफलता कहलाती है। अगर वे ना लौटते तो यही मिशन इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी कहलाता। अपोलो 11 ने दुनिया को दिखाया कि इंसान कितनी दूर जा सकता है जब दबाव, डर और समय एक साथ खड़े हों, और यही इसकी असली सच्चाई है। एक मिशन जो जितना बड़ा दिखता है उससे कहीं ज्यादा नाजुक था।